नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का। दोस्तों मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अभी यूपीएससी सीसेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के जो प्रश्न आए थे हमारे, हम उन प्रश्नों का एक सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में अभी पूछे गए थे और उन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो सकता है वो कैसे इजी तरीके से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है ये आने वाले जो कि अगर हम बात करें कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी हो या रेलवे हो या अगर मैं कहूँ सीडीएस वगैरह, उनके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो इन पेपर को जरूर देख सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा अगर आप स्टेट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद वहां भी ऐसे क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को जरूर जानना जरूरी है, उनका सॉल्यूशन आपको स्मार्ट तरीके से आना जरूरी है। इस पूरे पैटर्न में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन बने वो किस तरह के बने। मोस्टली जो क्वेश्चन बने वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर बने हैं, लेकिन और भी चीजों को और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस का जो तरीका है, क्वेश्चन क्या है, समझते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या n इस प्रकार है कि n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p q r n के भिन्न भिन्न गुणनखंड है, आपसे कहा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा एक बार आप। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी अगर मैं एक संख्या n को तीन संख्याओं में लिखूं, उनका योग तीनों के बराबर हो, और साथ ही अगर मैं कहूं कि यहां पर जो पी क्यू आर है वो n के गुणनखंड भी होने चाहिए। यानी जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने जैसे लिखा 5, तो मेरी बात सुनना, 5 को मैं 2 प्लस 3 लिख सकता हूं, लेकिन ये 2 और 3 जो है ना वो 5 के फैक्टर नहीं है, 5 के गुणनखंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे कहना चाह रहा है। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर ऐसे बोला गया, बोला 50 से नीचे से कितने संख्याओं में ये गुण है, यानी 50 से नीचे कितनी संख्याओं में गुण है। तो आपने एक परफेक्ट नंबर के बारे में पढ़ा होगा, परफेक्ट नंबर जैसे कि 6। तो 6 परफेक्ट नंबर क्यों है, क्योंकि 6 का जो 6 एक परफेक्ट नंबर इसलिए है क्योंकि 6 के जो फैक्टर होते हैं, वैसे अगर हम बात करें 1 2 3 और 6, तो फैक्ट 6 का जो अगर मैं बात करूं तो 6 के जो फैक्टर्स है उन सभी का जो टोटल होगा वो 6 का डबल होगा। या फिर अगर मैं कहूं कि 6 के फैक्टर्स में से 6 को छोड़ दो तो इस 6 का मान इन सभी के योग के बराबर है। तो ऐसा 6 के बाद हम बात करें, 6 के बाद किस में हो सकता है, 28 में हो सकता है। ठीक है, 28 में ऐसा होता है कि जो हमारे 28 के फैक्टर है वो होंगे 1 2 है ना, 4 7, ये हमारे पास क्या है बेटा, फैक्टर्स है। और अगर मैं एक बात बोलूं, लेकिन मुझे क्या कहा है, मुझे कहा गया कि 3 फैक्टर में ही डिवाइड करने को बोला गया है, यानी किसी नंबर को 3 नंबर के रूप में ही तोड़ना है, ये मुझे कहा गया है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लू 6 को लेकर, तो देखो 6 में ऐसी स्थिति है, 6 बराबर क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा। 6 बराबर क्या होगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा। परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखो 6 में पॉसिबल है, तो अब मुझसे पूछा 50 के नीचे तक ऐसी कितनी संख्याओं में ऐसा गुण होगा कि जो उसके फैक्टर भी होंगे। अब अगर हम देखें तो 6 के बाद अगर हम जिसे सोचने बैठे 8 10 ऐसे सोचने बैठे तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप देखो इसी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 6 के बाद डबल कर लो, 12 में गुण होगा कि नहीं होगा, 6 का डबल 12, तो 2 4 6, देखो 12 आ गया, बिल्कुल। तो 12 के फैक्टर 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, और 12 का टोटल इन तीनों के योग के बराबर है। उसके बाद 6 का 3 गुना 18, तो 3 6 और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 9, बिल्कुल। अब जोड़ के देखो तीनों ये आ रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह से अगर हम कहें तो 50 से नीचे तक 48 हमारे लिए पॉसिबल है। 6 का 8 गुना, तो 8 गुना करो, 8 16 और 24। अब इन सबको देखेंगे तो ये कुल मिलाकर हमारी जो संख्याएं पॉसिबल होंगी, तो 6 और 48 का मतलब कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं यहां पर संभव है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से 8 संख्याएं यहां पर पॉसिबल है जिनके साथ ये गुण हमारा काम करता है। ऑप्शन में 9 भी दिया हुआ है, ऑप्शन में 9 भी दिया हुआ है, बट इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 क्या कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याएं, क्या कह रहा है, 3 अभाज्य संख्याएं पी क्यू आर, अभाज्य, ध्यान रखिएगा, अभाज्य। देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ गुणनखंड बोला, प्राकृतिक बोला, अभाज्य नहीं बोला। ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ें तो आप देखते जाइए कि वहां अभाज्य भाज्य के बारे में कहीं बोला तो नहीं गया है। तो यहाँ अभाज्य संख्याएं बोली गई है, वो भी 3 अभाज्य संख्याएं, और बोल रहा है पी क्यू आर जिनमें प्रत्येक 20 से कम है। तो पी क्यू आर का मान 20 से कम है। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि इस प्रकार है कि पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस आर। वैसे अगर आप देखोगे, इन तीनों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या आपको समझ में आएगा कि जब ऐसी कंडीशन हो तो ये कंडीशन का मतलब है 2q बराबर p प्लस क्यू, p प्लस आर। और ये किस में होती है, ये होती है समांतर श्रेणी के अंदर। आगे क्या बोल रहा है, पी क्यू आर के लिए कितने कितने अलग अलग संभावित मान प्राप्त कर सकते हैं।
तो पी क्यू आर के लिए कितने संभावित मान प्राप्त कर सकते हैं आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले चीज समझ में आएगी कि अगर मैं इस कंडीशन को देखूं, किस वाली कंडीशन को, अगर मैं कंडीशन देखता हूं मेरे बच्चे, P माइनस क्यू, कंडीशन है P माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस आर हमारे पास है। तो यहां से आया 2Q बराबर P प्लस आर हमारे पास आ गया। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि P क्यू आर किस में है बेटा, एपी में है। किस में है, एपी में। तो आपको कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बताओ कि तीन संख्याएं जो कि अगर हम बात करें 20 से, सब संख्याएं 20 से कम है, तो बोल रहा है कि अगर हम पी क्यू आर का मान 20 से कम लें तो यहां पर कितने संभावित मान यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं। अब लेकिन कंडीशन है कि तीनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो। तीनों संख्याएं क्या हो बेटा, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में अगर हम 20 से कम की बात करें तो 20 से कम प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा पी क्यू आर के जो मान हो सकते हैं, पी क्यू आर के जो मान हो सकते हैं वो अगर हम देखें, और यहां पर कंडीशन है कि तीनों समांतर श्रेणी में भी है और तीनों यहां पर क्या है, पीक्यूआर अभाज्य संख्या है। तो इनका मान 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये मान संभव है। अब यहां पर आप अपने हिसाब से सोच के देखिए कि कौन कौन से तीन नंबर्स के पेयर पॉसिबल है जो कि हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एक समांतर श्रेणी का काम करेंगे। देखो समांतर श्रेणी में आपको पता है कि अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 और 3 है क्या, 2 और 3 में अंतर 1 है, तो 3 के बाद नहीं है। अच्छा, 2 का तो किसी के साथ पॉसिबल है भी है क्या, और 2 और 5 का अंतर 3 है, 5 और 3 8 होना चाहिए, ये भी नहीं है हमारे पास। 2 और 7 का अंतर कितना है, 2 साल के अंदर 5 है, ये 5 है क्या, नहीं है। 2 और 11 का अंतर कितना है, 9, और 11 की अगर हम बात करें तो 11 में 9 जोड़ोगे तो 20 आएगा, ये भी नहीं है। 11 और 13 अगर हम देखें तो कितना होगा, 15। तो यहां पर 15, 15 के बाद इनमें अंतर 15 नहीं है, तो 2 वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। 3, 5, 7 बिल्कुल 2 2 का अंतर है। तो जरा देखो पहला पेयर है 3, 5, 7। अब हमें देखो आंसर ढूंढना है, कितने मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम 6 है और 6 से ज्यादा, तो पहले 6 तक पहुंचो एक बार। तो 4, अगर आपको 6 से ऊपर जाना है तो पहले 6 तक पहुंचो, पहले 4 निकालते हैं। 3, 5, 7 हमारे लिए पॉसिबल है, बिल्कुल 3, 5, 7 हमारे लिए पॉसिबल है। आगे अगर हम बात करें 3, 5, 7 सब में अंतर 2 2 है। अब आगे देखो यहां पर 3, 7 का अंतर कितना है बेटा, 3, 7 का अंतर 4 है, और 7 और 4, 11 का अंतर भी क्या है बेटा, 4 है। तो 3, 7, 3, 7, 11 समांतर श्रेणी, यानी देखो तीनों के मान संभव है। उसके बाद 3, 11 में अंतर है 8 का, तो 3, 11 और 19, बिल्कुल 3, 11, 19 पॉसिबल है, बिल्कुल 19 पॉसिबल है, आप देख सकते हो ऐसे। तो ये 3 तो हमारे हो गए 3 वाले केस के साथ। अच्छा, 3 को 17 के साथ लेंगे तो बिल्कुल अब आगे जाएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए, तो हमको लेना नहीं है। 5 की बात करें, 5, 7 का अंतर अगर हम देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। 5 और 11 का अंतर 6, 11 और 17 का अंतर 6, तो आ गया बेटा 5, 11 और 17। देखो कितना मजेदार हो गया, 4 तो आ गया, यानी 4 तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात करें तो हमने 5 को लिया, 5 के 11 के लिए लिया, 5 और 13 का अंतर कितना है, 8, 8, 13 और 8 21 होता है, ये समांतर श्रेणी नहीं बन रहा। 5 का 17 में नहीं बनेगा। 7, 11, 13, 7, 11 का अंतर कितना है बेटा, 7 और 11 का अंतर है हमारे पास कितना, यहां पर बोलोगे 4, ये 4 है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें ये 4 है, आगे 4 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें 4 है क्या, नहीं है। 7, 13 का अंतर 6, 7, 13, 19, तो बेटा 7 भी है, 13 भी है और 19 भी है, पॉसिबल है। 7, 13, 19 6 का अंतर है। 7 और 17 का पॉसिबल नहीं है। 11 और 13 की बात करें तो 11 और 13 की बात करें तो 11 और 13 कितना है बेटा, अंतर 2 है, यहाँ 4 है, पॉसिबल नहीं है। 11 और 17 का अंतर कितना है बेटा, 6, वो 6 नहीं है। अच्छा 13 और कुछ था क्या, 7, 13, 15, 7, 13, 19, ठीक है। 11, 13, 11, 13 का अंतर कितना है बेटा, 11 अंतर 13 का अंतर अपने पास 2 है। ओके, यहां अंतर 6 है, ये अंतर 6, 5 तो हमारे पास आ गए। तो आप देखिए एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को बहुत सीरियसली समझना, आंसर बहुत आसानी से आपके सामने आ जाएंगे। तो देखो मैंने आपके सामने पॉसिबल बनाए, 2 का तो कोई पॉसिबल था ही नहीं हमारे लिए, 3 के मैंने बना दिए, 5 के हमने देखे तो 5, 7, अब यहां पर 2 अंतर था, वहां 2 अंतर कहीं नहीं है। 5 और 11 का अंतर 6, 6 और 11, 17 हमारे पास है। 5 और 13 का अंतर 8, और 13 और 8 21 होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5, 17 का अंतर 12, ये भी नहीं है। 7, 11 का अंतर 4 है, 11 और 4 15 नहीं है हमारे पास। 7 और 13 का अंतर 6, 13 और 6 19 हमारे पास हो गया। अब 7 और 17 बिल्कुल नहीं होगा। 11 और 13 2 है, 2 और यहां पर नहीं है। 11, 17 कितना है, 6, बिल्कुल नहीं है। 13, 17 अगर हम देखें तो मेरे पास 5 केस हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। कितने केस आ चुके हैं बेटा, 5 केस हमारे पास आ चुके हैं।
तो इस तरह से हमारे पास 5 केस आ सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से कुछ निकल नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 5 इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या आया बेटा, 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत लगेगी इसके अंदर, बाकी ऐसा नहीं है, हो जाएंगे आप कोशिश करेंगे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पी क्यू आर के कितने संभावित मान है जो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर 1 को संतुष्ट करते हैं। जहां पी क्यू आर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर से आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है, यानी भिन्न नहीं का मतलब है कि समान भी हो सकते हैं। तो देखो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर 1 है। अब मुझे देखो यहां पर देखो संभावित मान, जहां संभावना की बात करें वहां आपको सोचना ज्यादा पड़ सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या करेंगे, देखो यहां पर अपने पास ऑप्शन है कोई भी नहीं है, 1, 3 और मोर देन 3। तो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो पहले हम एक को ढूंढते हैं। तो यहां पर आपने को बोला जब भी ऐसा केस हो, ये तो क्लियर सा मेंशन है कि अगर मैं पी क्यू आर का मान यहां पर क्या रख दू, दो रख, क्या रखू, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/3 मतलब कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो यहां पर पी क्यू आर के अगर टोटल की बात करें कितने संभावित मान है, पी प्लस क्यू प्लस आर के संभावित मान नहीं पूछा, तो एक मान तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा उसके बाद अगर मैं यहां पर 1/3 रखता हूं तो ये 2/3 होना चाहिए। अब 2/3 यानी सोचने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यहां पर आपको मान इस तरह से सेट करने हैं कि कहीं भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा मान रखना है। अब जैसे 1/3 आपने रखा तो बचा 2/3। अब 2/3 की अगर हम पॉसिबल अगर हम तोड़े तो ये तो हमारे पास है ही। अगर मान लो मैं 1/2 घटा भी दूं इसके अंदर, ठीक है, तो मान देखो 4। अब देखो इसका मान क्या, लघुत्तम आ गया 6, लघुत्तम आ गया 6, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1/6। तो 1/2, ठीक है, 1/6। तो बताओ क्या ये हमारे पास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो ये हमारे पास आवश्यक रूप से भिन्न अगर हम बात करें। अच्छा अगर मैं 1/2 रख दूं, 1/2 रख दूं, ये कितना हो गया, आधा, ये हमारे पास आधा और 1 हो गया, तो पॉसिबल नहीं, वो 0 करना पड़ेगा आपको। अच्छा 1/4, 1/4 बिल्कुल, आधा आधा 1 हो गया, बिल्कुल सही है। तो 3 मान तो मैंने निकाल दिए। अब 3 के बाद अगर एक और भी आ गया तो आंसर कौन सा होगा, मोर देन 3 होगा। अब एक और बार मान सोच के देखते हैं कि क्या हमारे पास एक और मान पॉसिबल है क्या इसका, कि अगर एक और मान हमारे पास हो जाए तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक और मान पॉसिबल हो जाए तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले चेक करो क्या 3 तक हमने कर लिए, बिल्कुल हमने कर लिए 3 तक। अब हमें एक चौथा और मान सोचना है। सोचो आप मेरे साथ साथ कि यार क्या मान हो सकता है इसके अंदर जिसके लिए ऐसा हो जाए। तो एक और मान सोच के देखो कि कौन सा मान हो जाए। तो अगर देखो 3 के बाद अगर हम बात करें तो 2, 4, 4, यानी अब अगर कोई मान सोचें तो 1/4 रखें तो 1/4 के बाद 1/5। अगर मैं 1/4 के बाद अगर देखूं 3/4 में से अगर मैंने 1/5 घटाया तो 8, 4 नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं और सोचूं 1/6 तो 1/6 मैं ले चुका हूं ऑलरेडी, 1/2, 1/3, 1/4 आ चुका है। मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा, 3 इसका सही जवाब है। बट सोचने का तरीका जो हमारे सामने है वो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, टीम एक्स ने 20 ओवर में, क्या कह रहा है, टीम एक्स ने 20 ओवर में कुल n रन बनाए, टीम वाई ने 10% कम ओवर में स्कोर बराबर कर लिया। टीम एक्स ने 20 ओवर में कुल रन बनाए कितने, उसने टीम एक्स ने 20 ओवर में कुल रन n रन बनाए है ना। तो n रन बनाए किसने, एक्स ने 20 ओवर में आपको बोला गया। ठीक है, और दूसरी टीम की अगर बात करें, वाई की बात करें, वाई ने n ओवर की जगह कितने किए, एन रन बनाए कितने ओवर में, 18 ओवर में। क्यों, 10% कम ओवर ने, यानी 18 ओवर में से रन बनाए। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए, आगे कह रहा है अगर टीम वाई का औसत रन रेट प्रति ओवर 50% ज्यादा होता तो स्कोर 12 ओवर में बराबर हो जाता। अगर मैं 50% स्कोर को देखूं तो 50% का मतलब 1/2, यानी पहले उन्होंने 2 के रन रेट से रन बनाए और अब वो बढ़ाकर कितना रन रेट, 3 के रन रेट से बना रहे हैं। अच्छा सोचो अगर वो 18 ओवर में, अगर 18 ओवर में 2 के हिसाब से रन रेट पहले रन बनाए तो कितने रन बनाए, 36, तो एन का मान होगा 36। अगर वो ये कह रहा है कि अगर टीम, क्या कह रहा है, अगर इस 12 ओवर में बराबर हो जाता है और 12 ओवर के अंदर इसके रन रेट से रन बनाए, तो बताओ अगर 12 ओवर में अगर हम रन रेट बनाए तो बेटा यहां पर भी 36 रन हो गए। इसका मतलब एक्स ने कितने रन बनाए आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूं कि या तो हमारे पास कोई नंबर ही क्लियर नहीं हुआ, कोई समीकरण ही क्लियर नहीं दे रखा मुझे, तो यहां पर इसका आंसर देखो 72 रन, 144, 216 तीनों संभव है। क्यों, अगर 36 रन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो 36 दोनों जगह 36 आ रहा है। अब देखो 72 अगर मैं रन बोलता हूं तो 72 रन की अगर बात करें तो 18 और 72 रन बनाए तो 4 की रन रेट हुई। अब यहां पर
72 रन को 12 ओवर बनाया तो 6 की रन रेट हुई, तो रन रेट का रेशियो 2:3 ही है। अगर 18 ओवर में 144 रन बनाए होते बेटा, तो यहां पर आप देखो 9 के रन रेट से बनाए, 8 के रन रेट से बनाए होते, और यहां पर 6 ओवर में सॉरी 12 ओवर में इसके रन रेट बनाए होते, तो यहां पर रन रेट 8 है और यहां 12 है, तो अनुपात देखोगे आप 2:3 ही चलेगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन रन के हिसाब से भी बात करता तो तीनों रन के अंदर एक पॉसिबिलिटी है, तो आंसर क्या आएगा बेटा डी, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो बेसिक इक्वेशन ही नहीं है जिसके हिसाब से आंसर कैलकुलेशन में जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य P पहले K% बढ़ाया जाता है, फिर K% घटाया जाता है, फिर K% बढ़ाया जाता है और फिर K% घटाया जाता है, तो यदि नया मूल्य Q है तो P और Q के बीच का संबंध क्या है। ये बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि अगर मेरा प्रेजेंट मूल्य P है, अगर मैंने पहले K% बढ़ाया, देखो कोई भी चीज अगर 100% होती है और अगर मैंने K% बढ़ाई तो वो हो जाएगी 100 प्लस K, कितना 100 प्लस K% जो हम परसेंटेज में करते हैं। और अगर मैंने उसको यहां पर अगर मैंने K% बढ़ाया तब की बात है, अगर मैं K% घटाता तो यहां पर क्या हो जाता, माइनस का K हो जाता। तो जरा देखो पहली बार में देखोगे आप क्या लिखोगे, 100 प्लस P बटा 100, ये पहली बार में चेंज हुआ। अगली बार फिर क्या हो गया, 100 माइनस P बटा 100, ये दूसरी बार में चेंज हुआ। ऐसा कितनी बार हो रहा है बेटा, 4 बार हो रहा है। ऐसा कितनी बार हो रहा है, 4 बार, तो आप इसको 4 बार लिख लीजिए। अब आपको 4 बार लिखना है तो ध्यान रखना यहां पर, अच्छा K है, ये मैंने P लिख दिया, 100 प्लस K, ये हो जाएगा 100 माइनस K गुणा 100 प्लस पे 100 प्लस K अपॉन 100, ठीक है, गुणा 100 माइनस K अपॉन 100, तो यहां पर ये हो गया बराबर Q। तो इस वैल्यू को जैसे बेसिक परसेंटेज की प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करते हैं बेटा, हमारा ये होता है। अब जरा देखो यहां पर ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर देखो 10 के रूप में ऑप्शन है, तो पहले देखो 100 कितनी बार है, 4 बार, ये 10 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 10 के स्क्वायर की पावर 4, तो यहां पर हो जाएगा P। अब जरा देखो एक बार 100 प्लस के और 100 माइनस के, नहीं 100 प्लस के और 100 माइनस के मिलाकर क्या होता है, 100 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों गुणा किया, सेम दोनों गुणा किया, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर Q 10 की पावर 8। ओके, और सिंप्लीफाई करें तो, और सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये देखो यहां पर अगर मेरे पास देखो Q 10 की पावर 8 इसमें है, Q 10 की पावर 8 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो आंसर ये दोनों नहीं है, हटाओ इनको। अच्छा क्या मैं इसको देखो लिख दूं क्या, P 10 की पावर 4 क्योंकि 10 100 का स्क्वायर है, माइनस माइनस के स्क्वायर बिल्कुल है, होल स्क्वायर अपने पास बिल्कुल ठीक है, तो बेटा Q इंटू 10 की पावर 8, तो आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां स्क्वायर लगाओ यहां स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारे पास हो गया ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है पांचवें में। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, मूल्य 10% बढ़ गया, यानी 10 से 11 हो गया, 10% का मतलब 1/10 होता है। आगे क्या कह रहा है, पहले पेट्रोल की कीमत 90 रुपए लीटर थी, एक व्यक्ति हर महीने 2200 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि उसकी कार 16 किलोमीटर प्रति घंटे का माइलेज देती है और वह अपने खर्च को पहले जैसा ही रखना चाहता है, इस बात को सुनना, देखो यहां पर ओवरऑल कीमत में वृद्धि हुई है, यहां पर हम बात करें कीमत में वृद्धि हुई है लेकिन उसने खर्चे को क्या रखा, पहले जैसा ही रखा, तो क्या पूछ रहा है, अब वह अपनी यात्रा में कितने किलोमीटर की कमी करेगा। यात्रा पहले कितनी करता था, 2200 किलोमीटर करता था, यानी इसका मतलब अगर मूल्य बढ़ गया बेटा तो यात्रा में, यानी अगर मैं कहूं खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मूल्य में 10% की कमी हुई तो बेटा पहले आप 10 से, मतलब मूल्य जो प्राइस है वो 10 से 11 हो गया, अगर प्राइस 10 से 11 है और खर्चा अपरिवर्तित रखना है, तो खर्चा अपरिवर्तित रखना है तो जो हमारी खपत है, कंजप्शन है, प्राइस से कंजप्शन जो होगा उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 से 10, यानी पहले अगर आप 11 की खपत कर रहे थे, नहीं पहले 11 गाड़ी चला रहे थे, अब आपको 10 चलानी पड़ेगी, तो कम कितनी चलानी पड़ेगी बेटा, 1, और यहां पर 11 का मान कितना है, 11 यूनिट का मान 2200 किलोमीटर आपको दिया है, 11 यूनिट का मान क्या है बेटा, 2200 किलोमीटर आपको दिया है, और मुझसे पूछ रहा है 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान, क्योंकि 1 यूनिट आप कम चलाओगे तो यहां पर 2200 बटा 11, तो 2200 बटा 11 यानी कितना हो गया, 200 किलोमीटर की यात्रा आप कम करेंगे, तो बेटा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये लीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6। 7 की बात करते हैं, 7 क्या कह रहा है, एक 4 अंकीय संख्या n ऐसी है जब इसे, 4 अंक की संख्या ऑप्शन हमारे पास है, अब क्या कह रहा है, जब इसे 3, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 4, 7 बचता है। तो n का सबसे छोटा मान क्या है? देखो, चार अलग नंबर से डिवाइड किया, चार अलग शेषफल हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान रखो उनका डिफरेंस। 3 से डिवाइड किया, एक बचा, तो डिफरेंस कितना आया? 3 में से गया तो 2 आया। उसके बाद 5 से डिवाइड किया, शेषफल 3 आया, तो डिफरेंस क्या आया? 2 आया। तो डिफरेंस सब में सेम है। 6 में से किया तो 4 आया, तो बचा डिफरेंस 2, और 9 में से 7 डिफरेंस 2। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप? ऐसे क्वेश्चन के लिए 3, 5, 6 और 9 का एलसीएम ले लो। पर 4 अंकों में पूछ रहा है और ऑप्शन के हिसाब से एन का सबसे छोटा मान पूछ रहा है 4 अंकों में, तो यहां पर एलसीएम निकाल लोगे आप। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? 3, 5, 6 और 9। इनका एलसीएम देखें तो 3, 9, देखो 9 और 6 का एलसीएम 18, 18 5 90, ये आ गया हमारे पास। अब 90 का अगर हम देखें तो अब 90 का मल्टीपल ढूंढो अब एक बार। अब इसको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। 90 गुणा कितना? 4 अंकों में जाना है। 90 गुणा 900, 990, 12 गुणा करो, 12 नाम 108, 1080 हमारे पास आ गया संख्या। लेकिन यहां पर देखो, अगर शेषफल समान होता तो जोड़ देते, पर यहां 2 घटाएंगे तो 1078 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 1078, ऑप्शन सी। अब डायरेक्ट सुनो उसको कैसे करना है। देखो, यहां पर हमको सबसे डिवाइड करना है। देखो, 9 का पहाड़ा भी लिखा हुआ है, तो 9 का पहाड़ा लिखा है तो 9 का लिए बहुत आसान है कि 9 से भाग लगा कितना बचेगा? 7 बचेगा। देखो, 9 का भाग लगाओ, 9 गया तो कितना बचा? 6 रिमाइंडर। 9 का भाग लगाया तो कितना बचा? 1 रिमाइंडर। 9 का भाग लगाया तो 8 होने 7 रिमाइंडर। 9 का भाग लगाया तो 2 रिमाइंडर। कौन सा आंसर है? सी वाला। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यानी डायरेक्टली भाग लगाओ तो ये आंसर आएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9 गुणा 999 में इकाई अंक क्या, गुणा में इकाई अंक क्या होगा? तो देखो, ये सभी संख्याएं क्या है? ऑड नंबर्स है। अगर ये सभी नंबर्स बेटा ऑड है तो ध्यान रखना इवन नहीं है। इवन नहीं है तो 5 को 2 नहीं मिलेगा। अगर 5 को कोई भी इवन, देखो एक बात ध्यान रखो, अगर 5 को किसी इवन नंबर से गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट आती है 0, और 5 को अगर मैं ऑड नंबर से गुणा करूं तो हमेशा आता है 5। यहां पर देखोगे 5 तो है, मैंने 5 ही क्यों पकड़ा? क्योंकि मुझे पता है ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, 5 दिख रहा है। तो 5 को जब किसी भी नंबर से गुणा किया जाएगा ऑड में, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं पर विचार करें, ठीक है? उनमें से कितनी संख्याएं, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर विचार करें, उनमें से कितनी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 9 में से किसी एक से भी विभाज्य नहीं है? एक बात बताओ, दुनिया के कौन से नंबर है जो किसी से विभाज्य नहीं है? जो विभाज्य ना हो, जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, डिवाइड ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या। तो अगर मैं 100 तक की बात करूं तो 100 तक में कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से अगर मैं चलता जाऊंगा तो लास्ट नंबर 97। ये कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? ये कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। अब मुझे क्या कह रहा है वो पढ़ो। 100 तक की ऐसी संख्याएं जो कि किसी और से विभाज्य ना हो, तो ये संख्याएं किसी से विभाज्य नहीं होंगी खुद के अलावा। अब आगे सुनना, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन सब संख्याओं में देखो, अब देखो ये बोल रहा है कि इन संख्याओं में से कौन संख्या अगर बात करूं तो वो संख्याएं 2 से, 3 से, 5 से, 7 से डिवाइड और 9 से नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे 2, 3, 5 और 7 से अगर मैं बात करूं तो ये तो डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब 25 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 25 में से 4 गया तो बेटा क्या बचेगा? 21। क्या बचेगा? 21। लेकिन ध्यान रखना, ये संख्या आपसे बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो बेटा नंबर 1 तो है, एक जो है ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, तो इनको छोड़ दो एक बार आप, इनको छोड़ दो, ये अभाज्य संख्याएं, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे। इसके अलावा ये एक भी इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा 25 प्लस 1 26, एक को जोड़कर, और 4 संख्याएं जो हटा दी तो कितनी संख्या हो गई? 22। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में आएगा ऑप्शन, क्या आएगा? 9 में सी आएगा, 22 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बोल रहा है यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 8 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 7 हो तो x प्लस वाई के अधिकतम मान तथा x माइनस वाई के न्यूनतम मान से अनुपात क्या होगा? देखो,
सबसे पहली चीज x प्लस वाई का मैक्सिमम मान आपसे पूछ रहा है, x प्लस वाई का मैक्सिमम मान। अगर बच्चे इसका मैक्सिमम पूछ रहा है तो दोनों ही मैक्सिमम होंगे, तब जाके मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मिनिमम मान कब होगा, जब दोनों को अगर मैं मिनिमम रखूंगा तो मिनिमम मान हो जाएगा। तो मैक्सिमम मान क्या होगा, देखो x का मान देखोगे तो x का मान 8 के बराबर और 8 से छोटा भी है, तो x का अधिकतम मान क्या है 8 है, और y का अधिकतम मान क्या है 7। तो आपने 8 प्लस 7 रख के देखा तो x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या हो गया, 15 हमारे पास हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर x माइनस वाई का, अगर मैं यहां x माइनस वाई है, ध्यान रखना y का मिनिमम मान, ठीक है, ये मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, ये मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम मतलब अगर हम बात करें सबसे छोटा तो नेगेटिव में भी हो सकता है, और अगर सबसे छोटा नेगेटिव में भी कब हो सकता है, जब अगर मैं जनरली बात करूं कि अगर मेरी बात सुनना एक बार, अगर मैं जनरली बात करूं कि अगर मैं यहां पर देखूं बेटा कि यहां मिनिमम मान रखना है मुझे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, सुनना। x माइनस वाई का मिनिमम मान कब होगा, जब नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में क्या जाएगा, जब x छोटा होगा, x का मान जैसे मान लो 4 हुआ, y का मान अगर मान लो 2 होगा तो प्लस का 2 आएगा, x का मान 4 है, y का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। छोटा आ रहा है बिल्कुल, x का 4 इसका 4 तो ये हो जाएगा 0, x का मान 4 y का मान कितना, y का मान 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, x का मान 4 y का मान 6 तो माइनस का, सॉरी ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, और ऐसे ही x का मान 4 y का मान 7 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, छोटा मान आ गया। अब आपके मन में हो सकता है कि सर अगर मैं इसका बड़ा बड़ा मान ले लूं 8, इसका मान ले लूं 7 तो ये क्या आएगा, ये तो प्लस आएगा, ये 8 और ये 6 तो भी आएगा प्लस आएगा। तो आपको x का ये मिनिमम मान लेना है, तो इसका मतलब पहले वाले का आपको क्या लेना है, आपको यहां मिनिमम लेना है, अगले वाले का मैक्सिमम लेना है। तो यहां पर आप बोलोगे x का मान 4 y का मान 7 तो माइनस का 3 हमारे पास हो गया, और मुझसे पूछ रहा है x प्लस वाई का मैक्सिमम मान, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मान x माइनस वाई के मिनिमम मान से के साथ अनुपात क्या है, तो बेटा 15 बटा माइनस का 3, ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में अब आप बोलोगे कि सर ऑप्शन में नहीं है, अरे तो ऑप्शन में नहीं है तो लाला परेशान क्यों होना है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखो हमेशा क्वेश्चन का ध्यान रखिए, क्वेश्चन का मान हमेशा क्वेश्चन के अनुसार चलना चाहिए, मेरे आपके आपके मेरे हमारे अनुसार नहीं होगा। क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है बेटा उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ही आप इसका आंसर निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल, वरना गलत कर दोगे आप, तो गलत नहीं करना है। तो इसका अगर आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस करो उसको, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए p और k दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, जिससे p स्क्वायर प्लस k भी 30 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इन दोनों को जोड़ने पर भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। तो k के संभावित मानों की संख्या क्या है, यानी k के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा p और q दोनों, अब 30 से छोटी की बात चल रही है तो इसका मान 30 से छोटा, अगर इसका मान 30 से छोटा है तो p और k का मान भी 3 से छोटा होगा, 30 से छोटा होगा। p और k का जो मान हो सकता है वो होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। अब जरा सुनना, मुझसे बोल रहा है कि p स्क्वायर प्लस k का मान, यहां भी संभावना व्यक्त करवा रहा है, तो p का मान एक काम करते हैं, हम रखते हैं p का मान 2 का स्क्वायर, कितना होगा 4, 4 में 3 जोड़ा 5 अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर 4, 5 के बाद 7 रखो, 7 और 5 तो पॉसिबल होगा नहीं, 5 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 7 11 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और दोनों अभाज्य संख्या है, 11 के बाद 13 रखो, 2 का स्क्वायर 4 और 13, 4 और 13 अगर हम देखें 27 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 4 और अगर हम देखें 13 के बाद 17, 17 और 4 31 हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार, 2 का रखा आपने सबसे पहले 2 का स्क्वायर, आप देखते जाओगे आगे, तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास हो रहा है, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है बेटा 4 हमारे पास हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखूं बेटा, तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि भाई p का मान 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस k का मान रखा 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 मिलाकर ये देखो ये भी गलत हो गया,
2 का स्क्वायर 4 और 3 7 है ना, 7 ये, और 2 का स्क्वायर 4 और 7 11 हमारे पास हो गया। अब देखो 2 रखा, पहले 2 को फिक्स कर लिया, उसके बाद 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बात समझना, यहां पर एक छोटा सा लॉजिक समझना, ये भी बहुत सारी चीजें समझाने के लिए जरूरी है आपको समझना है, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये देखना एक बार आपको। तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर के का मान देखो, 3 रख के देखा तो 7 आ गया, 5 रख के देखा तो 9 आ जाएगा, वो होगा नहीं, 7 रख के देखा तो 11 आ जाएगा, 13 रख के, 13 और 4 17, तो यहां पर हमने 13 रखा, तो 13 और 4 कितना हो गया बेटा, 17 हो गया हमारे पास। फिर 2 का स्क्वायर अगर मैं देखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस, अब 13 के बाद 17 रखो तो 4 और 17 21 हो जाएगा, मतलब नहीं है। 19 रखा, 19 और 4 23 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। और 19 के बाद यह रखा 21, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 23 27, मतलब नहीं है, तो 29 तो रख ही नहीं सकते, तो हमारे पास 4 मान तो ये संभव है, 4 मान तो ये संभव है, क्लियर है। ऐसे अगर मैं बात करूं, अब सुनना एक बार, अगर मैं पी स्क्वायर का मान, अब ढंग से सुनना, अगर मैं पी का मान 3 का स्क्वायर रखता हूं तो 3 का स्क्वायर रखने पर क्या आएगा, 9। अब देखो 9, और ये हमारे पास, अब देखो अगर मैं के का मान 2 रखता हूं, एक बार छोड़ो, एक बार 2 को, 2 के अलावा कुछ भी रखता हूं, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11 हमारे पास हो गया, ये बिल्कुल सही है। तो 3 का मान, अगर पी का मान 3 रखा, 3 का स्क्वायर रखा 2, और के का मान रखा 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, बिल्कुल सही है, ये भी अभाज्य हो गया। अब मेरी बात सुनना, अगर 3 के बाद मैं 5 रखता हूं तो ये हो जाएगा, सम हो जाएगा, 7 रखता हूं तो भी सम आएगा, क्योंकि ऑड में, अगर आप ऑड संख्या में ऑड जोड़ते हो तो बेटा हमेशा इवन होता है, क्या होता है, इवन हो जाता है, तो ये मतलब नहीं है, इसको नहीं रखना है आपको। चलो 3 के स्क्वायर के बाद देखो 5 का स्क्वायर देख के देखते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर 5 रख के देखा, 3 के बाद 25, 25 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 27 आएगा, ये काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, 5 के बाद कितना हो गया बेटा, 7, तो 7 का स्क्वायर रखा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 30 से छोटा चाहिए, 30 से छोटा चाहिए। अब आप सोचो, देखो कोई और पॉसिबिलिटी है क्या अपने पास, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 5 आना चाहिए, पर फिर भी एक बार सोच लेता हूं मैं कुछ और, अगर कुछ दिमाग में आ जाए हमारे पास कि क्या ऐसा कोई पॉसिबल तरीका है जिससे हम इसका आंसर और कुछ निकाल सकें, क्या और कुछ अगर हम देखें तो क्या हमारे पास कुछ और कंडीशंस भी ट्रू हो रही हैं क्या, तो यहां पर हम ये देखें तो इसका आंसर निकालें तो मेरे हिसाब से 5 ही है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, तो सोचने पर यही आ रहा है, तो बी इसका 11वें में आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन, संख्याओं के n समूह है, संख्याओं के n समूह है जिसमें से प्रत्येक में केवल 3 धनात्मक पूर्णांक है, और क्या कह रहा है, जिनका जिनका एलसीएम 1001 और एचसीएफ कितना है, 1 है, तो n का मान संभव है, आपसे पूछ रहा है n का मान कितना संभव है, मुझसे पूछ रहा है, तो जरा देखेंगे हम एक बार। तो सबसे पहले देखो, तीन संख्या, पहले बताओ एलसीएम जो है वो 1001 है, इसको देखकर दिमाग में क्या आता है, 7 11 13, यानी तीन संख्याएं जो इनसे बनी हो उनका एलसीएम हमेशा कितना होगा, 1001 होगा, और उसका एचसीएफ भी 1 होगा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं होगा। तो अगर हम पेयर की बात करें, अब प्रत्येक पेयर में अगर बोल रहा है तो देखो 7 11 13, एचसीएफ 1 है, बिल्कुल सही है, एलसीएम है। तो अब देखो सबको अगर एक काम करो, यहां पर अगर मैं, यहां पर 7 रखा है, तो अगर मैं 11 से 77 रखूं, 13 को मत गुणा करो, बिल्कुल ठीक है, 7 को 7 रखा, 11 को 11 रखा, 13 से 91 हमारे पास हो जाए, ये भी पॉसिबल है। मैंने दोनों तरफ 7 से गुणा कर दिया, मतलब एक बार इससे किया एक बार उससे किया। अगर मैं तीनों को 7 से गुणा कर दूंगा तो एचसीएफ जो आएगा वो एचसीएफ भी हमारा 7 हो जाएगा, तो एचसीएफ 7 नहीं रखना है आपको। ओके, अच्छा ऐसे अगर मैं देखो एक बार बताओ, अगर मैं 11 से गुणा करता हूं, एक बार रुको, तो 77 हमारे पास हो जाएगा, 77 11 13, या फिर 7 11 143, तीनों को गुणा नहीं करना एक साथ एक ही नंबर से, वरना गलत हो जाएगा। तो ये कितने 5 केस हो गए, 5 तो हमारे पास आ गए, पर 6 तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा अगर हम एक बात करें, अगर मैं 143 को 7 से गुणा करूं, 143 गुणा 7 करो एक बार, 7 या 21 का 1, कैरी 2, 1001, 11 और 13, बिल्कुल 1001, 7 और 11, 1001, 7 और 13, 1001,
कितने हो गए? 5 और 3 8 हमारे पास हो गए। ऐसे अगर मैं 7 11 143 ले लूं, ये आ चुका हमारे पास 7 11 143। 77 को 13 से गुणा करो तो हमारे पास ये आ गए 8 तो आ गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई और सोचो एक बार कि कुछ और दिमाग में आ जाए, कुछ और दिमाग में अगर आ रहा हो तो इसका आंसर क्या हो सकता है, वो भी हम देखते हैं एक बार। एक और अगर मिल जाए तो हमारा 8 से ऊपर चला जाए। अगर हम देखें, बाकी गुणा तो हम देखो अभी हमने 7 से कर लिया, दोनों तरफ 11 से कर लिया। 11 को दोनों तरफ मत करो वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 91 गुणा 7 कर लूं तो 7 सब में आएगा क्या? 91 को 7 से गुणा करो, बहुत बहुत सारे तरीके हैं। 91 गुणा 7 6 3 7, 11 और 91। ठीक है, इन तीनों में देखो 11 इसमें नहीं है, पॉसिबल है तो ठीक है 8 हो गए। 8 से ऊपर निकल गए तो आंसर क्या आएगा? डी। तो आंसर आएगा 12वें में मोर देन 8। बहुत सारे तरीके हैं, बट जो समय क्लिक कर जाए एग्जाम में। मान लीजिए पी क्यू आर एक 3 अंकीय संख्या है, पीपीटी एक 3 अंकीय संख्या है और पीएस एक 2 अंकीय संख्या है, जहां पी क्यू आर एस टी अलग अलग गैर शून्य अंक है। अब बोल रहा है कि इसके अलावा पी क्यू आर माइनस पी एस बराबर पीपीटी। यदि क्यू बराबर 3 है और टी का मान एस से टी का मान 6 से छोटा है तो आर और एस के संभावित मान की संख्या कितनी है? ये लो, यानी आपको पी क्यू आर एक 3 अंक की संख्या आपको बोली गई है, पीपीटी 3 अंकों की संख्या है और पीएस भी एक 2 अंकों की संख्या है। जहां अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझूं तो 3 अंकों की संख्या है, तो आपको होता है पी जो है हमारा कौन सा स्थान है? ये इकाई दहाई सैकड़ा वाला। तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिखता हूं 100 पी। ठीक है, 100 पी प्लस 10 क्यू प्लस आर माइनस, अगर मैं बोलूं उसको 10 पी माइनस एस बराबर ये हो जाएगा 100 पी 10 पी प्लस टी। तो यहां से एक रिलेशन हम देख रहे हैं कि क्या कुछ मिल सकता है क्या, और सब गैर शून्य आपको बोला गया है, सब अलग अलग अंक है और सब अलग अलग है, ध्यान रखना। यहां पर क्यू का मान 3 दे रखा है आपको, पूरा है आर और एस के संभावित मानों की संख्या। तो देखो 100 पी से 100 पी कट जाएगा हमारे पास, पहला रिलेशन आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर 10 पी 20 हो जाएगा, आर बच रहा, एस बच गया हमारे पास, और क्यू का मान 3 है, आर एस के मान। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 क्यू प्लस आर माइनस एस को भी इधर ले जाओ बराबर 20 पी प्लस एस प्लस टी, ये आपको बोला गया है। और 3 अंक की संख्या अगर हमको बोल रहा है कि हमें खुद को ऐसे सोचकर सॉल्व करना है, तो यहां पर क्यू का मान 3 रख दिया और टी का मान 6 से छोटा है, टी का मान 6 से छोटा है, तो आर और एस के संभावित मान की बात कर रहे हैं। तो आर और एस के संभावित मान, जबकि पी का मान भी क्लियर नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सोचो एक बार कि कुछ और पॉसिबिलिटी हमारे पास है क्या? क्या कुछ ऐसा कुछ ले सकते हैं गणित जिससे हम इसको बहुत इजीली पिक कर सकें कि क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखो थोड़ा सोचते हैं एक बार इसके अंदर। अगर मैं पी क्यू आर में से पी एस घटाता हूं और क्यू का मान भी 3 दे रखा है आपको, देखो पीपीटी है ना। अब देखो जब माइनस करूंगा तो पी से पी कट जाएगा, ये भी कंफर्म है। उसके बाद अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको घटा रहा हूं तो मेरी बात ढंग से सुनना एक बार। 3 में से पी घटाना है, पी बचना चाहिए। अब 3 में से अगर दोनों समान है तो 3 में से क्या घटाओ? 13 तो पॉसिबल होगा नहीं, एक हासिल चला गया। तो यहां पर पी का मान क्या हो सकता है? तो यहां से पी का मान निकल कर आया बेटा 1। यहां पर देखो इसके हिसाब से पी का मान क्या है? 1 आया। और अगर पी का मान 1 है तो यहां पर पी का मान 1 है और टी का मान जो है, टी का मान देखो यहां पर लिखा हुआ है 6 से छोटा है। अब पी ने 1 ले लिया। अब देखो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है?
मैंने क्वेश्चन में साफ लिखा अलग अलग अंक है, तो और 6 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 6 तो लेना नहीं है। अब यहां पर टी के लिए क्या संभव है, टी के लिए अब सुनना एक बार, देखो पी का मान 1 है, अब पी का मान 1 है तो इसलिए टी का मान 1 नहीं हो सकता, और क्यू का मान 3 है वो नहीं हो सकता, तो टी के मान 2 4 और 5 हमारे पास हो सकते हैं, ये भी हमारा क्लियर है। अब यहां पर पी का मान 1 रखो एक बार, तो यहां पर और क्यू का मान 3 रखो, तो 30 प्लस आर बराबर, अगर हम देखें पी का मान हमारे पास कितना है, पी का मान 1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एस प्लस टी, तो यहां पर और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 10 प्लस आर बराबर एस प्लस टी। अब यहां पर अपने पास टी की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं टी की पॉसिबिलिटी बनाऊं तो देखो यहां पर मुझसे क्या बोल रहा है कि यहां पर टी की पॉसिबिलिटी, टी का मान 2 रखो। अगर टी का मान आप 2 रखते हो तो सुनो एक बार, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर अपने पास हो जाएगा एस माइनस आर बराबर 10 माइनस टी। टी का मान अगर 2 रखा तो देखो यहां पर मैं इसको थोड़ा यहां सॉल्व करता हूं, टी बराबर 2 रखा, तो टी बराबर 2 रखा तो एस माइनस आर बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, एस माइनस आठ आर बराबर एस माइनस आर बराबर 8 हो जाएगा। तो यहां पर 2 मान रखने हैं आपको, गैर शून्य अंक है ये सारे के सारे, और यहां पर अगर हम देखें तो इसका मान 9 और इसका मान 1, पॉसिबल नहीं 1 का, तो क्योंकि हमारे पास 1 उसको लेके बैठा है। अच्छा अगर मैं टी का मान 3 रखता हूं, तो टी का मान 3 रखा, 10 में से 3 गया तो 7। अब 7 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर इसका मान 9 हो जाए, एस का मान 9 हो जाए और आर का मान 2 हो जाए, ठीक है, तो ये 7 है, बिल्कुल सही है, इसके अलावा पॉसिबल होगा नहीं, 7 तो इतना बड़ा नंबर होगा। उसके बाद अगर मैं इसका मान 5 रखूं, 5 रखता हूं टी का मान, तो एस माइनस आर बराबर 5 हो जाएगा, एस माइनस आर बराबर 5 हो जाएगा। 5 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 7 मैंने दे दिया है किसको, नहीं 7 नहीं, मैंने आर को दे दिया 2, आर को मैंने दे दिया 2, उस वाले केस के लिए दिया। अब मैं अगला केस की बात करूं तो यहां पर संभावित मान की बात चल रही है, तो 9 और 2 1 पॉइंट, तो ये पॉसिबल हो गया। अब 5 लाना है, तो 5 के लिए 9 माइनस 4 5, बिल्कुल ठीक है, 4 गया नहीं है, 9 गया नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 7 माइनस 3, 3 जा चुका है, 8 में से 3 गया, 3 जा चुका है, 8 में से 3 गया 5, उसके बाद 7, 7 में से 2 2 नहीं गया, 7 माइनस 2 यानी 5। उसके बाद अगर मैं बात करूं 6, 1 जा चुका है हमारे पास और गैर शून्य अंक है, तो हमारे पास 3 मान हो गए, कितने 3 मान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसको। तो यहां पर मेरे हिसाब से क्या हो गया, यहां पर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 3 मान संभव है, तो ये 3 केसेस में संभव है। क्वेश्चन अच्छा कहूंगा, बहुत अगर मैं कहूं तो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, तो दोबारा आप देख सकते हो शुरू से, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार सारा का सारा ये हमारा कॉन्सेप्ट देखिएगा आप एक बार। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है अपने पास एक संख्या है पी क्यू आर, उसमें से आपने पी एस घटाया, तो पी एस घटाया तो क्या बचा बेटा, पीपीटी बचा, ठीक है। यहां पर क्यू का मान 3 है, ध्यान रखना क्यू का मान 3 है, अगर आप घटा रहे हो देखो ये अंक तो कट गया, यानी सेम अंक होगा यहां पर। अब यहां पर देखो 3 में से पी घटाया तो पी बचना चाहिए, अगर 3 में से पी घटाया तो पी बचेगा, इसका मतलब क्या है कि पी का मान यहां पर क्या हो सकता है, पी का मान अगर मैं बोलूं, देखो 3 में से क्या घटाऊं कि 1 बचे, तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर मैं 3 में से 2 घटाऊं 2 बचेगा क्या, नहीं, 13 हो नहीं सकता क्योंकि आगे हासिल आएगी नहीं, तो यहां पर पी का मान क्या आ गया बच्चे, पी का मान आ गया 1। अब पी का मान 1 और टी का मान देखो, टी का मान जो है वो यहां पर 6 से छोटा है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो टी के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, टी के लिए पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5। अब देखो उसमें से भी टी के लिए एक तो हट चुका है, क्योंकि एक किसको दे दिया हमने, पी को दे दिया। टी के लिए अब देखो 3 बचेगा नहीं, क्योंकि टी क्यू जो है वो 3 लेके बैठा है, तो टी के 3 मान संभव है, 2 4 5 हमारे पास संभव है। आगे सुनना, आगे लिखा हुआ है कि मैंने इनको घटा दिया, अब बोल रहा है अगर मैं इसको रिलेशन की फॉर्म में देखूं तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या को कैसे लिख सकते हैं, सैकड़े वाले अंक को 100 से गुणा करो, 100p, ठीक है, प्लस 10q प्लस आर माइनस 10p माइनस एस, ठीक है, बराबर 100p प्लस 100p प्लस टी। इसको तोड़ा, इसको ऐसे लिखा, इकाई अंक को 1 से गुणा, दाई अंक को 10 से गुणा, सैकड़े अंक को 100 से गुणा। अब सिंप्लीफाई किया तो ये इससे कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर q का मान 3 है तो 30 रखा, 30 प्लस आर, पी का मान 10 है 10 रख दिया, एस का मान मुझे पता नहीं है, इसका मान 10, 10 प्लस टी हमारे पास हो गया।
तो यहां पर हमने पॉसिबिलिटीज निकाली है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या आ गई है बेटा, तो आप देखोगे 10 उधर माइनस हो गया, एस इसको उधर भेज दो, और टी का मान हमारे पास देखो क्या बचेगा अब, तो ये हो गया 20 में से 10 गया 10, 10 माइनस टी बराबर एस माइनस आर हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहां पर टी बराबर 2 रखो, टी बराबर 2 रखेंगे तो 8 बराबर एस माइनस आर, तो एस का मान हमारे पास ये पॉसिबिलिटी 9, एक यही पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक मान हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, किसको किसको दिया हुआ है, एक मान पी को दिया हुआ है। हटाओ, टी बराबर 4 रख के देखो, क्योंकि टी के हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, तो टी के मान 4 रखा, तो देखो 10 में से 4 गया तो 6 बराबर एस माइनस आर। अब 6 लाने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 7 में पहले तो देखो 9 माइनस 3, देखो 3 हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, 8 8 माइनस 2 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 2 हमने किसी को दिया नहीं, 8 किसी को दिया नहीं है। उसके बाद 6 चाहिए, तो 7 माइनस 1, ऑलरेडी 1 दिया जा चुका है, 7 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, उसके बाद होगा नहीं। अब टी बराबर 5 रखे, 5 बराबर एस माइनस आर। ठीक है, पॉसिबिलिटी देखो, अगर मैं 9 में से 4 घटाऊं तो आ रहा है क्या, बिल्कुल 9 में से 4 घटाया, 4 भी नहीं दिया किसी को, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने 8 में से 3 घटाया, 3 दे रखा है, बिल्कुल गलत है ये। 7 में से 2 घटाया, 2 मैंने किसी को दिया नहीं है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 6 में से घटाया, 1 दे दिया, तो कितने हो गए, 1 2 3, तो हमारे पास 3 मान पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा बेटा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया 13वें में, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एन का वह अधिकतम मान क्या है जिसके लिए 7 गुणा 33 7 गुणा 343 गुणा 385 गुणा 1000 गुणा 2401 गुणा 7 की 7 गुणा 7 कितनी बार है, 5 बार गुणा नहीं, ये गुणा में पूरा 35 की पावर एन से विभाज्य है, तो एन का मान क्या पूछा, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो देखो 7 का मतलब 7, 343 का 7 का क्यूब, 385 का मतलब अगर देखो ये हो गया कितना, 55 गुणा 7, तो 7 गुणा 55, 1000 का मतलब, भाई मैं क्यों लिख रहा हूं उसको 7 की फॉर्म में, और क्योंकि वहां 35 है, और इसको लिख दिया अपन ने 5 गुणा 11। 1000 का मतलब क्या है, 1000 का मतलब है अगर मैं देखूं तो 125 गुणा 8, 5 का क्यूब, 125 गुणा 8 2 की पावर 3, ठीक है। 2401 क्या है, 7 की पावर 4 गुणा ये 7 की पावर में देखूं 7 की पावर 1, और गुणा कितना है बेटा, 1111, ओके, बोला 35 से डिवाइड है। अब आप जरा देखो कि ये नंबर 35 से डिवाइड होना चाहिए, अगर कोई नंबर 35 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 5 और 7 से पूर्णतः डिवाइड है, ठीक है, और 5 और 7 की पावर से पूर्णतः डिवाइड है। तो अगर आप देखोगे तो 7 की पावर कितनी बन रही है यहाँ पर, 1 और 3 4 और एक 5, 5 और 4 9, 7 की पावर 9, 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1, 1 ये और 3 ये, 4 पावर है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे बाकी आगे सेम टू सेम है, बाकी आगे सेम टू सेम है, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो जो मैं अगर बोलूं कि यहां पर अगर मुझे 7 और 5 दोनों से डिवाइड करना है और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो अगर डिवाइड करना है तो एन का मान 4 रखूंगा, तो बेटा 35 की पावर एन, तो देखो यहां पर 7 की पावर 4 बिल्कुल कट जाएगा 9 तक, 5 की पावर 4 कट जाएगा, लेकिन अगर मैं 9 रखता हूं तो 7 की पावर 9 तो कटेगा पर 5 की पावर 9 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन 14 में, 4 इसका सही जवाब आएगा, कहीं और है नहीं। तो 5 की जो छोटी पावर बचेगी बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 14 में आंसर क्या आएगा बेटा, 14 में आंसर आएगा बी। चलिए बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, पी और क्यू एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, वे सुबह 5 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, सुबह 5 बजे दोनों चलना शुरू कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि P 5 चक्कर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है, इसका मतलब P जो है वो 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, और Q 3 चक्कर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर
वो 5 चक्कर लगा रहा है या 3 चक्कर लगा रहा है, और दोनों देखो यहां पर लिखा हुआ विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो अगर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब यह है कि दोनों मिलकर सापेक्ष चाल में कितना चलेंगे, 5 और 3 8 चक्कर की गति से मतलब 8 चक्कर प्रति घंटे की गति से चलेंगे यहां पर। तो क्या पूछ रहा है, सुबह 5:20 से लेकर 7 बजे के बीच में कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। तो आप इस चीज को समझिएगा कि यहां पर सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो अगर 6 से 7 की बात करें, सुबह 6 से 7 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गए, और 40 मिनट यानी 100 मिनट की बात कर रहा है कि 100 मिनट में वो 100 मिनट के अंदर वो कितने चक्कर कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर वो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं और 5 चक्कर वो लगा रहा है, 3 चक्कर वो लगा रहा है, तो मिलाकर वो 8 बार एक दूसरे को पार करेंगे। कितने घंटे में? 1 घंटे में। देखो विपरीत दिशाओं में क्या है, विपरीत दिशा में अगर हम देखें, एक दूसरे को पार करेंगे 8 बार। ठीक है, कब? प्रति घंटे। अब मुझसे बोल रहा है 100 मिनट के अंदर, तो यहां पर 8 बार 60 मिनट में कर रहे हैं, तो कुल टोटल निकालना है आपको। तो सीधा आंसर निकालो कि आपको पता है कि 8 बार एक बार में यानी 60 मिनट के अंदर, तो 8/60 गुणा 100 आप कर लीजिए। लगभग अगर हम जो कहें पूरा पूरा कितनी बार आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कट गया 5 बार, ये कट गया 3 बार, तो 40/3 यानी अगर हम कहें तो 13.33, यानी इसका मतलब 7 बजे से पहले कुल 13 बार तो पार कर लेंगे। तो टोटल यहां पर क्या होगा, 13 बार, यानी कुल कितनी बार। तो अगर मैं बोलूं तो कुल 13 बार एक दूसरे को पार कर चुके होंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी होगा 15 का। 16 क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की बात करें, क्या कह रहा है, एक ट्राम दो व्यक्ति एक्स और वाई को पीछे छोड़ती है। जैसे रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है वाला, कि एक्स और वाई को पीछे छोड़ती है, एक ही दिशा में 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो एक्स और वाई की जो चाल है वो है 3 और 4 आपको कह रहा है। उन्हें क्रमशः 8 सेकंड 9 सेकंड में पार करती है। यहाँ ट्राम लिख दिया, वहां एग्जाम में ट्रेन लिखता है मोस्टली एसएससी रेलवे के अंदर। तो बोल रहा है ट्राम की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले बताओ कि जब वो दोनों को पार करेगा, एक ही दिशा में पार करेगा, तो लंबाई खुद की ही तो तय करेगा, क्योंकि आदमी की लंबाई होती ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूं पहले केस में लंबाई जो होगी ना, अब देखो आदमी की चाल आपको देखिए 3 एक ही दिशा में। सबसे पहले हमने ट्राम की लेट स्पीड ऑफ ट्राम, वो हमने मान ली कितनी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल होगी x-3, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको 5/18 से गुणा कर लो, मीटर पर सेकंड में चला गया। और कितने समय में पार कर रही है, 8 सेकंड में। तो पहले वाले में दूरी इतनी तय करी है, यानी जब वो उसने आदमी को पार किया तो इतनी दूरी तय करी है। उसके बाद अगली बार जब हम बात करें तो उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे वाली आदमी को पार किया, वही 5/18, ये हमारे पास चाल थी, गुणा समय कितना, 9 सेकंड में। तो ये दूरी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो, कट गए। खोल लीजिए इसको, तो 8x-24 बराबर 9x-36। तो x को एक तरफ लिया है, तो 36 में से 24 गया तो कितना बचा बेटा, 12। और ये 12 किस में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटे में। पर मुझसे लेंथ पूछ रहा है, तो बेटा ये लेंथ ही तो है, ये पूरी क्या है, लेंथ ही तो है। तो लेंथ निकालेंगे तो L बराबर क्या हो गया, x-3 गुणा 5/18, क्योंकि मीटर में आपको बोल रहा है, ऑप्शन मीटर में बोल रहा है। तो देखो x का मान 12 रखो, 12 में से 3 गया तो 9, 9 गुणा 5/18 गुणा 8, तो 9 से कट गया 18 दो बार, 2 से कट गया 4 बार। तो बेटा 20 मीटर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे इसका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 में सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, ये देखो, ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि एन स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7, इस तरह से उल्टा चल रहा है, एक से लेकर एक तक वापस आ गया, तो बोला एन में कितने अंक होंगे, ये एन स्क्वायर है। तो सुनो, ये बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है। जैसे कि 11 का स्क्वायर किया तो क्या आता है, 121 आता है। 111 का स्क्वायर किया तो आएगा 12321। कैसे लिखोगे, डायरेक्ट समझो। एक कितनी बार है, 2 बार, 2 तक काउंटिंग लिखो। यहाँ पर एक कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, फिर उसके बाद उतर जाओ वापस से। अगर 4 बार होता तो हम लिखते 1 2 3 4 3 2 1, ये स्क्वायर करने पर आएगा। ठीक है, तो बेटा इसका अगर मैं करूं, एन की बात करूं तो एन क्या होगा, तो ये एन स्क्वायर बराबर ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक चल रहा है। तो यहाँ पर कितने अंक आ गए बेटा, यहाँ पर 9 अंक आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आएगा, 9। लेकिन अगर कभी मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि विभिन्न कितने अंक हैं, तो डिफरेंट पूछेगा तो आंसर आएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 20 पाइपों का एक सेट एक्स
14 मिनट में एक टैंक का 70% भाग भर सकता है। 14 मिनट में 70% भाग भर सकता है। पूरा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, पूरा निकाल सकते हैं। 10 पाइपों का एक और सेट वाई 6 मिनट में टैंक का 3/8 भाग भर सकता है। यानी पूरा भाग भर रहा है क्या? नहीं, 6 मिनट में 3/8 ही भर रहा है। पूरा निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। 16 पाइपों का एक तीसरा सेट जेड 20 मिनट में एक आधा आधा हिस्सा खाली कर सकता है। यानी वो खाली कर रहा है, वो दोनों भर रहे हैं। ओके, तो क्या तीनों के मान निकाल सकते हैं? जी हाँ। सबसे पहले बताओ, एक्स में कितने हैं? एक्स में कितने पाइप है? 20 पाइप है। 20 पाइप कितने में भर रहे हैं? अगर 14 मिनट में 70% भर रहे हैं तो 14/70 कर लो और 100% निकाल लो। टोटल भाग कितने में भर रहे होंगे? 20 मिनट में। इसका मतलब ये जो हमारे पास है, ये 20 मिनट में 20 मतलब 20 पाइप 20 मिनट में भर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। वाई की बात करते हैं, पहले वाई का निकाल लेते हैं। वाई में 10 पाइप है जो कि 6 मिनट में 3/8 भाग भर रहे हैं। तो 6 मिनट में 3/8, तो 3/8 का भाग लगाओ। पूरा भाग कितने में भरेंगे? 16 मिनट में। तो लो 10 16 मिनट में। और तीसरा जेड है। जेड क्या कह रहा है? जेड कह रहा है कि 16 पाइपों का तीसरा सेट 20 मिनट में आधा हिस्सा खाली कर सकता है। यानी 20 पाइप का 16 पाइप का एक सेट है जो हमारे कितने मिनट में खाली कर रहा है? 40 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, भरने का काम कर रहे हैं। अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन को देखते हैं। यदि सेट एक्स के आधे पाइप बंद है, तो आधे पाइप बंद है तो इसके आधे पाइप ही काम करेंगे। तो मेरे बच्चे, अगर आधे पाइप काम करेंगे तो 10 पाइप काम करेंगे और समय डबल हो जाएगा, यानी 40 मिनट हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। आगे कह रहा है वाई के केवल आधे पाइप खुले हुए हैं। बात वही, आधे पाइप खुले तो आधे बंद है। तो इसका मतलब भी अगर इसके पाइप 5 ही पाइप खुले हुए हैं तो वो काम करेंगे कितनी देर में? यानी अगर 5 पाइप ही खुले हुए हैं तो आप जरा देखेंगे यहां पर 16 दूनी 32 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि जेड के सभी पाइप खुले हुए हैं, तो जेड के 16 पाइप खुले हुए हैं, यानी यहां पर काम वही 40 मिनट में हो रहा है। तो आपको क्या पूछ रहा है? तो टैंक का 50%, पूरा नहीं 50%। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 320। 320 में भाग 160 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो 160। तो ये आ गया 4 यूनिट, यानी 4 भर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी अगर हम देखें कंडीशन तो 32, यानी इसका मतलब है 5 यूनिट। और अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर इसको देखेंगे तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा? 4 यूनिट हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब वापस से सुनना एक बार ढंग से, वापस इस कंडीशन को समझना एक बार कि क्या लिखा हुआ है। भाई इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर यहां पर एक्स के आधे पाइप, अगर हम आधे की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि अगर एक्स में 10-20 पाइप 20 मिनट में भर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम पूरे की बात करें तो यहां पर पूरा जो हमारे पास है वो पूरा अगर हम देखें तो पूरा हमारे पास क्या है बेटा? एक्स के अंदर टोटल हमारे पास कितने? 20 पाइप हैं। अगर 10 भरेंगे तो टाइम डबल हो जाएगा। वाई के अंदर अगर 10 पाइप हैं, 5 भरेंगे तो टाइम डबल हो जाएगा। और जेड का जो है पूरे के पूरे पाइप खुले हुए हैं, तो यहां पर आपके पास यूनिट्स आ गई है। अब जरा देखो एक बार कि अगर हम सॉल्व करें तो सुनो क्या होगा। इसने 4 भरा, इसने 5 भरा, 9 भर दिया और 4 खाली कर दिया। तो बेटा पानी कितना बचा? 5 ही पानी बचा पॉजिटिव। लेकिन आपको 160 पूरा नहीं भरना, 50% भरना है। तो 80 पानी को आपको 5 की स्पीड से भरना है। तो कितना मिनट आएगा बेटा? 16 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन क्या आएगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो जल्दबाजी में अगर आप करोगे तो हो सकता है गलत कर दो, बट आप पेशेंस रख के करें, आंसर आएगा 16 मिनट। 19, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का सॉरी 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को 4 से विभाजित करने पर पृथक यानी डिफरेंट यानी विभिन्न शेषफलों की संख्या क्या होगी? चलो, तो यहां पर हमें जज करना पड़ेगा। सबसे पहले n का मान 1 रखो, इसको डिवाइड करना है पर ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो n का मान क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान 1 रखा। तो 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 कुल मिला के कितना हुआ? 3। और 3 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 3, 3 आ गया। अगर n का मान 2 रखा बच्चे तो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 2 यानी 1 और 2 की पावर 2 यानी आएगा 4 और 1 5। अब 5 में आपने 4 का भाग लगाया तो बेटा रिमाइंडर कितना रहता है? 1 रिमाइंडर बचता है। अगर n का मान 3 रखा तो n का मान 3 रखा, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 2 की पावर 3 हमारे पास हो गया 8। और अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आएगा 9। अब 9 में आपको भाग लगाना है 4 का, तो यहां पर कितना आएगा बेटा? यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1 आर। क्या एक ही तो बचेगा शेषफल? ऐसे n का मान 4 रखो तो देखो सेम टू सेम आ रहे हैं कि बार बार। तो 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, अब देखो यहां पर जो नंबर आएगा ना वो जो ये आप नोटिस करो, ये जो नंबर है ना यहाँ पर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 से जो नंबर आ रहा है वो हमेशा 4 का मल्टीपल आ रहा है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो एक ही तो बचेगा। तो वैसे 17 आ गया।
और 17/4 आपने किया तो रिमाइंडर कितना आया बेटा, एक रिमाइंडर आया। तो दो तरह के रिमाइंडर आ रहे हैं, या तो 3 या फिर 1। तो रिमाइंडरों की संख्या पूछ रहा है, इस पेपर में आपसे संख्या बहुत पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए p बराबर q q q एक 3 अंकीय संख्या है। ये 3 अंक की संख्या है। आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, मैं आपको पता हो तो 37 गुणा 3 कितना होता है बेटा, 111 होता है। ये ध्यान रखिए पहले तो एक बार, 37 गुणा 3 क्या होता है, 111 होता है। अब मान लो मैंने इसको किसी भी नंबर जैसे 5 से गुणा किया, 5 गुणा 37 गुणा 3, तो इसका मान आएगा 555। मैंने अगर 7 को गुणा किया, 7 गुणा 37 गुणा 3 किया, तो बेटा इसका मान आएगा 777। ठीक है, तो अगर तीनों अंक समान है तो आप क्या बोलोगे, अगर हम ऐसे लिखेंगे q गुणा 37 गुणा 3, तो इसका मान आएगा q q q, क्या आएगा q q q। तो अगर p की बात करें तो p का मान है q q q, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, q गुणा 37 गुणा 3 लिख सकते हैं। और आपको बोल रहा है, ये आपको बोल दिया, आपको बोल रहा है p और 481 का HCF क्या होगा। तो p का मान आपको ये दे रखा है और 481 क्या, दोनों का HCF मतलब कॉमन। तो देखो इन दोनों में, इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 37 का लगाओ, 37 से कम 37, कितना बचा 11, 111 हो गया 13। तो आपको पूरा HCF क्या है, HCF मतलब जो दोनों में कॉमन है। अब अगर मैं Q का मान 13 करूं तो 13 कॉमन आ सकता है ना, 13 भी कॉमन आ सकता है। लेकिन Q का मान देने के बाद, Q का मान देने के बाद हम सोच पाएंगे इस बारे में। लेकिन वो अगर Q का मान 13 रखूंगा तो ये नंबर जो है वो 3 डिजिट की जगह कितने में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। तो यहां पर जो कॉमन है ना बेटा वो केवल 37 ही है। ठीक है, और 3 बाकी कॉमन देखो, या तो 37 आएगा 13 आएगा, 13 रखते ही इसका मान 3 की जगह 4 डिजिट में चला जाएगा। तो HCF जो आएगा बेटा वो आएगा 37। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20th में ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंटिंग चल रही है। बोल रहा है कि इसका 489वां पद अंक क्या होगा, 489वां अंक क्या होगा। अब ये बेसिक कैलकुलेशन का पोर्शन होता है, जरा समझना इसका बेसिक कैलकुलेशन का पोर्शन कैसे। जैसे देखो 1 से लेकर 9 तक सब में एक अंक है, फिर 10 11 12 13 14 सब में 2 अंक होंगे, लेकिन मुझे कहां तक जाना है, 489 अंक तक जाना है। तो सोचो एक बार, 1 से लेकर 9 तक गए, कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं 10 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे, सब दो दो। अब ये टोटल नंबर है 90, 90 गुणा 2, ये 10 से लेकर 99 तक कुल 90 नंबर है और हर किसी में 2 अंक है, तो कुल मिलाकर कितने अंक हुए, 180 अंक। तो आप सोचो अगर मैं 1 से लेकर 99 तक गया तो मेरे कुल अंक कितने हो गए, 189। तो शेष अंक कितने बचे, तो 489 में से 189 आप लेस कर दीजिए, यानी आपको भी कितने अंक और चाहिए, 300 अंक और चाहिए। और वो कितने अंकों वाले होंगे, 99। देखो मैंने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर फिर मैं 99 तक लिखूंगा। 99 तक मैंने कितने अंकों का प्रयोग कर लिया, 180 और 9, 189 अंकों का प्रयोग कर लिया। उसके बाद अब सब जो नंबर आएंगे 3 अंकों वाले आएंगे, 100 101 इस तरह से लेंगे। तो अगर मैं 100 101 से लेकर आगे चलूंगा तो मुझे कुल कितने अंक चाहिए, कुल कितने अंक चाहिए, 300 अंक चाहिए। और हर अंक, हर नंबर में कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। तो अगर 300 अंक मुझे चाहिए और हर नंबर में 3 अंक है, तो मुझे कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी, 100 संख्या लिखनी पड़ेगी। कितने अंक वाली, 3 अंक वाली। तो इसका मतलब हो गया कि 100 से लेकर 100 अंक तक, 100 संख्याएं 199 तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 100 नंबर हो जाएंगे हमारे, 100 गुणा 3 यानी 300 हो जाएंगे, और कुल मिलाकर अगर आप जोड़ोगे तो यहां पर 489 अंक हो गए हमारे पास। और अंतिम नंबर क्या उनसा होगा, 199 होगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 9 होगा। आपसे पूछा लास्ट डिजिट, आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 22, एक्स किसी निश्चित कार्य का 1/3 6 दिन में पूरा कर सकता है। अब x जो है 1/3 काम 6 दिन में पूरा कर रहा है, पूरा काम निकाल सकते हैं, जी हाँ। तो अगर 1/3 काम 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 18 दिन में करता होगा। 6 डिवाइड बाई 1/3 तो ऊपर चला गया पूरा। y उसी काम का 1/3 भाग कितने में, 8 दिन में करता है, 8 24 दिन हो गया। और z उसी कार्य का 3/4 भाग कितने में कर रहा है, 12 दिन में। तो 3 का भाग लगाया, 4 चौक 16। चलो ये तीनों के डेटा आ गए। वे सभी मिलकर n दिन तक कार्य करते हैं, फिर x और z काम छोड़ देते हैं और y अकेले काम को, अकेले शेष कार्य को, शेष काम को 8 से ही 2/3 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है n का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, n का मान, वैसे तो कुछ क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए, कर तो मैं दूंगा। ये बोल रहा है वे सभी मिलकर n दिन तक
कार्य करते हैं, ठीक है, n दिन तक काम कर रहे हैं, और बोल रहा है वाई अकेले शेष काम 8 से 2/3 दिन में करता है, तो n किसके बराबर है इसको देखना है। तो सबसे पहले तीनों का लघुत्तम ले लो, 144, 18 अठे 24 6 का 16 नाम 144। अब देखो क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है कि अब देखो यहां पर समझना इस लाइन को, मैंने लिखा यहां पर एक्स वाई जेड तीनों काम कर रहे हैं और यहां वाई अकेला काम कर रहा है। वाई कितने दिन काम कर रहा है? 8 से ही 2/3 दिन काम कर रहा है। तो वाई ने 8 से 2/3 दिन का मतलब कितना हो गया? 8 24 और तो 26, 26/3 दिन काम किया। ओके, अब वाई का जो एक दिन का काम है वो है बेटा 6, तो वाई पूरा काम 26/3 की 3 दिन में 6 की स्पीड से कितना काम करता होगा? वो 52 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना यूनिट है? टोटल काम हमारे पास है 144 यूनिट, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर 144 में से 52 काम जो है इसने किया, तो बचा काम कितना काम किया? तो रिमेनिंग वर्क जो है बेटा है 144 माइनस का 52, तो कितना काम हो गया बेटा? 92 काम हो गया। अब 92 काम को जो है इन तीनों ने मिलकर किया होगा, इन तीनों ने मिलकर किया होगा। अब तीनों ने का काम कितना है? 8 और 6 14, 14 और 9 23, ठीक है। अब जरा सुनना, 8 और 6 14 और 9 23, 23 यानी 9, अगर मैं बोलूं तो 92 काम इन्होंने 23 दिन में किया, तो इसका मतलब इन्होंने 4 दिन साथ में काम किया। अब देखो यहां पर एक वर्ड पढ़ना, सभी मिलकर n दिन काम, सभी मिलकर n दिन काम करते हैं, यानी ये जो n है वो कितना दिन है? यहाँ पर 4 दिन है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा बेटा? 4 दिन इसका सही जवाब होगा। 22वें क्वेश्चन में इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 कथन के ऊपर है, क्या बोल रहा है? एक प्राकृतिक संख्या मौजूद है जिसे 50% बढ़ाने पर उसके कारकों की संख्या, यानी कारकों की संख्या अपरिवर्तित रह सकती है। क्या बोल रहा है? एक प्राकृतिक संख्या मौजूद है, कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैथ्स में भी आप देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि सोचना पड़ेगा। एक प्राकृतिक संख्या मौजूद है जिसे 50% बढ़ाने पर उसके कारकों की संख्या अपरिवर्तित है। नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें, कारकों की संख्या आपको ध्यान रखना है। तो एक नेचुरल नंबर, जैसे मैं एक बात कर रहा हूं, n का मान 1 रखते हैं, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? अगर मैं इसकी बात करूं तो उसके फैक्टर, अगर मैं देखूं नंबर ऑफ फैक्टर यहां पर 1 है, पर अगर मैं इसको 50% बढ़ाया, तो 50% बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा? एक 50% बढ़कर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसको 1 की जगह क्या कर दिया? 1.5 कर दिया, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे बेटा, 1.5 के फैक्टर अगर हम देखें तो इसका फैक्टर 1 भी होगा और इसका फैक्टर 3 भी होगा, ठीक है। एक का फैक्टर 1 भी होगा और 3 भी होगा, क्योंकि अगर इसको हम 3/2 लिख दें, ठीक है, तो ऐसे बात कर, तो यहां कितने नंबर फैक्टर आ गए? 2 फैक्टर। तो आपसे बोला ऐसा सोचो कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कंडीशन पॉसिबल है। इसके अलावा जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, n बराबर 2 लिखा, तो बदल के कितना हो जाएगा? 3। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या है बेटा? हमारे पास 2 है। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल देखो काम कर रहा है। यहां पर फैक्टर चेंज हुआ, पर यहां पर फैक्टर वही है। ऐसे ही n का मान क्या करें? n का मान अपन रखते हैं 4, तो नया नंबर हो जाएगा 6। 4 के फैक्टर कितने हैं बेटा? 4 का 1 भी है, 4 का 2 भी है, और 4 का 4 खुद भी है। अब देखो इसके फैक्टर बदल रहे हैं, 1 2 3 6, ये बदल रहे हैं, पर 2 के लिए अगर हम 2 देखते हैं तो 2 के फैक्टर केवल 1 और 2 है, और 50% बढ़ाया तो 3 हो जाएगा। तो यहां पर एक संख्या एग्जिस्ट करती है, एक प्राकृतिक संख्या मौजूद है जिसे 50% बढ़ाने पर कारकों की संख्या अपरिवर्तित रह सकती है। बिल्कुल रह सकती है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक प्राकृतिक संख्या मौजूद है जिसे 150% बढ़ाने पर, 150% बढ़ाने पर, क्योंकि ये तो पॉइंटों में जा रहा है, तो अगर हम अगले को देखें तो n का मान 150% बढ़ाया है, ध्यान रखना 150% बढ़ाया है, तो मतलब अगर नंबर 2 था तो नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। 150% बढ़ाया तो 2.5 गुना हो गया, बढ़ाया है, ठीक है। इंक्रीज 2 नहीं लिखा है, इंक्रीज बाय लिखा है, तो 2 का 150% होता है 3, 5 हो गया। इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? 1 और 2, टोटल फैक्टर 2 है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, सॉरी इसके भी 1 और 5, तो इसका एनओएफ कितना है? तो 2 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर बोथ सही है, यानी एक ही पूछ रहा है आपको, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, यानी दोनों संख्याएं पॉसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 24, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 9 की पावर 6, 9 की पावर 100 तक, बोला सभी को डिवाइड करना है 6 से। बोला डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? 6 से भाग लगाना है। अब ये नंबर बड़ा है, जब नंबर बड़े होते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं,
जैसे कि 9 की पावर 3 सब में कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर 9 कॉमन ले लो, जो आपकी इच्छा हो ले लो। अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया एक बार, ठीक है, अरे ये 100 थोड़ा सा नीचे हो गया था टाइपिंग एरर में। ये क्वेश्चन ऐसे आया था, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। अब आपको क्या कह रहा है, आप इन सब में एक काम करो, 9 कॉमन ले लो पहले। तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, अप टू 9 की पावर 99, सब में 9 कॉमन आ गया। भाग लगाना है 6 का। अब 6 का भाग लगाएंगे तो पहले सबसे बढ़िया नंबर काट के छोटा कर लो। तो यहां पर देखो दोनों में 3 3 कॉमन आ रहा है, तो कट गया। अब आप सुनना कि यहां पर अगर हम देखो 3 में अगर भाग लगाओगे तो शेषफल तो बचेगा, पर आगे देखो 9 की पावर 2 से लेकर 9 की पावर 99 तक, 1 से लेकर 100 तक कितने पद होते हैं? 1 से लेकर 100 तक कुल पद होते हैं हमारे पास कितने? 100 पद होते हैं। 9 की पावर 1 तो 9 की पावर 1 गायब हो गया और एक 9 की पावर 100 गायब हो गया। कितने पद मिसिंग है यहाँ पर? यहाँ पर 2 पद मिसिंग है, तो ये 98 पद है। अब आप जरा नोटिस करो कि अगर देखो यहाँ पर 3 तो मिल ही गया था आपको। अब आप जरा सोच के देखो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर आएगा 81, यानी इकाई अंक आएगा 1, यानी विषम संख्या आएगी। 9 का क्यूब 729, इकाई अंक आएगा 9, विषम संख्या आएगी। 9 की पावर 4, यानी हर बार आपके सामने एक विषम संख्या आएगी। और जब ये 98 पद विषम है, कितने? ये टोटल टर्म्स है 98। ये कितने टर्म्स है? 3 गुणा 98 टर्म्स ऑड है, तो इनका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? इवन आएगा। तो यहां पर आएगा 3 गुणा इवन डिवाइड बाय 2। तो अगर आप इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बेटा? यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0, यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्या होगा? भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25th। क्या कह रहा है? P प्लस क्यू बराबर 10 है, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती है। मान 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू व्हेन P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, आपको बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू जो है बेटा वो हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास बोल रहा है P और Q पॉजिटिव इंटीजर है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सुनो एक बार, P प्लस क्यू बराबर 10 दिया हुआ है। P प्लस क्यू बराबर हमको 10 दिया हुआ है। अब देखो P का मान 1 रखा, Q का मान 9 रखा, 10 आ रहा है। तो P गुणा Q क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि P और Q है ना। 2 और 8 10 होता है, तो 8 दूनी 16 हमारे पास आ गया। 3 और 7 10 होता है, टोटल गुणा करने पर 21 आ गया। 4 6 10 हो गया, पर गुणा करने पर 24 आ गया। उसके बाद 5 5 25 10 आ गया यहाँ पर, और गुणा करने पर 25 आ गया। तो मैक्सिमम मान पी क्यू का कितना आया? 25, जब पॉजिटिव इंटीजर रखा आप लोगों ने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बोल रहा है दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू व्हेन पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 6 एंड क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 4। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर मैंने इसको देखा तो मुझसे बोल रहा है कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 बड़ी है। वैल्यू 1 जो है, वैल्यू यानी पहला जो मान है दूसरे मान से छोटा है, दूसरा मान पहले मान से छोटा है, तीसरा केस पहला मान दूसरे मान के बराबर है, और चौथा क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, आपसे बोल रहा है। तो क्या किसी एक केस में क्या ये सही हो सकता है? तो अगर हम देखें यहां पर पी क्यू का मान मैक्सिमम रखना है आपको, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहां पर देखो पी का मान रखा अपने पास 5 और क्यू का मान रखा 5, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6? और यहां पर रखा हम लोगों ने कितना? ये रखा हम लोगों ने, उनसे बड़ा रखना है ना, बराबर भी रख सकते हो आप। तो यहां पर अपने पास आ गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 4 नहीं, ये भी 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। तो यहां पर दोनों कंडीशन टैली हो रही है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो सुनो, अगर मैं -6 से बड़ा नंबर लेकर जाऊंगा तो 5 भी तो सही सेटिस्फाई हो रहा है और यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों केस में वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? बराबर, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा है और मैक्सिमम तो एक ही वैल्यू होगी, उससे बड़ा कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप कुछ और रखोगे, आप कुछ और रखोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एक ही केस में आएगी। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। 26 क्या कह रहा है? तीन संख्याएं पी क्यू आर का औसत के है। अब 3 का औसत के है तो हम क्या बोल सकते हैं? वैसे हमें पता है P प्लस
Q प्लस R का एवरेज अगर K है तो डिवाइड बाय 3 बराबर K बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है P औसत से उतना ही अधिक है जितना Q औसत से कम है। ठीक है, क्या बोल रहा है, औसत क्या है, औसत हमारे पास K है, तो यहां पर बोल रहा है P औसत से उतना ही अधिक है, तो K है, तो जो P है वो उतना ही ज्यादा है जितना कि Q क्या है, औसत से कम है। ठीक है, तो अगर मैं बोल सकता हूं यहां पर अगर ये दोनों के बीच में है तो K का मान क्या होगा, K का मान होगा P प्लस Q बटा 2। ठीक है, तो मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है R का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहला केस हमारे पास ये है, क्या लिखोगे आप, P प्लस Q प्लस R बराबर 3K, और दूसरा P प्लस Q बराबर 2K। 1 व 2 से, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 3K, उसमें से अगर मैंने 1 में से 2 घटाया तो यहां पर R बराबर क्या आएगा, 3K माइनस 2K। क्या आया, K। ऑप्शन में K के अंदर ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। 27 लिखा हुआ है, मान लीजिए x 0 और 1 के बीच एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पर यहां पर 0 और 1 के बीच में आपको पॉइंट्स में मिलेगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो, लेट x का मान 1/2, 0.5 है जो कि 0 और 1 से के बीच में है। पहला केस, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स क्यूब, x का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, एक्स का 1/8। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर भिन्न में है, अगर नंबर भिन्न में है तो ये ध्यान रखिएगा, भिन्न के अंदर जब भी हम लोग स्क्वायर और क्यूब करते हैं तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू का मान छोटा हो जाएगा। तो क्या ये सही है, बिल्कुल ये ट्रू है। देखो, देख सकते हो आप कि 1/4 का मान 0.25 होता है, जबकि इसका मान क्या होगा, 0 पॉइंट, अगर हम बड़ा भी देखेंगे तो देखो अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 8 यहाँ 4 यहाँ, तो आप देख सकते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है, सही है। सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस क्या है, सेकंड है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो x का मान 1/2 हमारे पास है, ग्रेटर देन, अगर मैं 1/2 का रूट करूं, ठीक है, 1/2 का रूट करूं, तो मुझसे पूछ रहा है कि क्या अब ये ट्रू है। अगर मैं 1/2 का रूट करूंगा, मेरी बात सुनना एक बार, 1/2 का रूट करूंगा, या फिर ऐसे मान लो कि 1/2 का रूट की जगह 1/2 है, 1/√2। अब इसको गुणा करो, व्रज गुणा करोगे तो √2 यहां पर आएगा और 2 यहां आ जाएगा। क्या ये सही है, क्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ पहला पहला ओनली 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं 27 में। चलिए 28, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 10 है। उन संख्याओं के बारे में क्या कहा जा सकता है जो कि 5 से विभाज्य है और इन दोनों संख्याओं के बीच स्थित है। यानी दो संख्याओं का अंतर 10 है और आपसे कह रहा है कि वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। तो 10 की अगर मैं बात करूं तो जैसे जिन दो संख्याओं का अंतर 10 है, जैसे कि मैंने 1 लिया और 1 और 11, 1 और 11 वो संख्याएं ली, इनके बीच में अगर हम देखें तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 5 और 10, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ओके, मैंने लिखा 15, 25, अंतर 10 है, बीच में कितना नंबर है, 1, 20। ठीक है, ऐसे आप नंबर अज्यूम करिए, पर पूछ क्या रहा ऑप्शन देखो, इन दोनों संख्याओं के बीच स्थित है, तो ऐसी केवल एक संख्या है क्या, एक संख्या है, नहीं, एक भी है और दो भी है। ऐसी केवल दो संख्या, केवल वर्ड का मतलब है कि केवल एक है, केवल दो है। तीसरा, ऐसी एक से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, तो एक से अधिक एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। ठीक है, और तीसरा, ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से हमने जो 28 क्वेश्चन थे जो कि हमारे सी सेट जो हमारा लेटेस्ट पेपर हुआ उसके अंदर आए थे, मुझे उम्मीद है कि उन क्वेश्चंस के जो शानदार सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कंसेप्ट के साथ समझाने वाली चीजें, तो एग्जामिनर ने इस बार बेसिक चीजों को उठाया है। संभावित मान ज्यादातर पूछे गए हैं, जहां सोचने की अगर मैं कहूं कैपेबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए बात की गई है, यानी आपको अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको और फास्ट करना है, उसी पर ये हमारा जो पेपर था ये पूरा पूरा आधारित था। और मैं कहना चाहूंगा कि 25 तारीख को जो पेपर आया वो बड़ा ही शानदार पेपर आया। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। इसके अलावा मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी जो ऐप है अनंत एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से, इस ऐप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करके वहां फ्री टेस्ट और साथ ही
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैथ्स के अदर कोर्सेज के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर इन पे बात कर सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धर्मेंद्र सर मैथ्स पे मिलेगी, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो सेशन लिया होगा आपको पसंद आया होगा, और आप इसको शेयर जरूर करेंगे। चलिए अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत मजा आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।